तो प्यारे बच्चों, आज की कड़ी में हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 7वीं पाठ 9। इसके कुछ इंटरनल क्वेश्चंस जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको और क्या क्या इंटरनल क्वेश्चंस इसके अंदर से बन सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ वही प्रश्न हैं जो आपको अभ्यास में दिए गए हैं, प्रैक्टिस जोन में दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पढ़ाई करते समय मयंक के दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ रहे थे। उसके जितने भी प्रश्न थे वो सौर ऊर्जा के बारे में थे कि सौर ऊर्जा क्या होती है, किससे प्राप्त होती है और इसका क्या क्या प्रयोग होता है। यही प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे थे। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं या किससे मिलती है। सूर्य एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जिसमें हाइड्रोजन गैस निरंतर उच्च ताप पर जलती रहती है और ऊर्जा पैदा करती है। यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये आपकी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यानी कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उन्हीं को ही हम लोग परंपरागत ऊर्जा के सोर्सेज बोलते हैं। सौर ऊर्जा को हम किस तरीके से विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी सोलर एनर्जी को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके दो बेटा तरीके हैं। पहला है प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इलेक्ट्रिक यंत्र चला करके, विद्युत यंत्र चला करके। सौर ऊर्जा के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सौर ऊर्जा के लिए बेटा हमारे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। और की किसने है, ये हमारे सोलर एनर्जी के साथ जो हमारा मिनिस्ट्री है उसने। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। आप एक बार इस प्रश्न का उत्तर सीधा ही लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना कौन से मंत्रालय ने की है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने की है। अब ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए क्या क्या किया है, जो कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की है, जिसे आप नाइस भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म बन रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा से मिलने वाले कोई दो लाभ तो क्या बेटा, बहुत सारे लाभ हैं। घरेलू कामों को आप इसके साथ बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे अनाज सुखाना, पानी गर्म करना, फ्रिज चलाना, है ना, खाना ठंडा करना या खाने पीने का सामान ठंडा लगाना। इसके बाद आपका है बिजली उत्पादन कर सकते हैं आप इससे, है ना, बिजली जनरेट कर सकते हैं और इसका उपयोग करने से हमारे पास बिजली की बचत होती है। नेक्स्ट है आपका इसके घर के जो सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो साधन है बिजली से चलने वाले, लाइक टीवी है, फ्रिज है ना, रेडियो, कितना ही कुछ है। आपकी जो घर की वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, जहाँ आरओ है, ये सारे के सारे आप इसके साथ चला सकते हैं। और ये बिजली के मुकाबले बहुत सस्ती होती है, तो बिजली के बिल में भी ये बचत करती है। इससे होने वाली नुकसान क्या क्या है। इसके होने वाले नुकसान है बेटा, वर्षा के समय हमें सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं होती, रात के समय हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4, उस जगह को फिर हम जब तक ये यंत्र हमारे पास लगे होते हैं वो जगह हमारे किसी काम में नहीं आती। नेक्स्ट, इसके रख रखाव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके रख रखाव के लिए हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, जिसके कारण बीमे पर भी हमारा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट, इसके लिए हमें इन्वर्टर और बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण हमारा एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है और हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये तो थे कुछ आपके अभ्यास के प्रश्न। अब इसके अन्य प्रश्न क्या क्या निकलते हैं। प्रति वर्ष देश में ऊर्जा की खपत, यानी जो इतनी भी कंजम्पशन है वो कितनी ज़्यादा के हिसाब से लोगों में मांग बढ़ जाती है हर साल, वो है 7.5% की दर से। यानी हर साल कितनी ऊर्जा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भारत में बढ़ जाती है। जितनी होनी है वो तो होनी है बच्चे, लेकिन 7.5% की दर से हर साल ये बढ़ जाती है। यानी कि लोग 7.5% के हिसाब से और ज़्यादा मांग करें। अब लोग ये नहीं मांगते कि हमें 7.5% और चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है। यही कारण है कि आपके घरों में बिजली के बड़े बड़े कट लगते हैं, जिसके लिए एक जगह से बिजली सेव की जाती है और दूसरी जगह पर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कौन सा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। ये हाँ, सोलर जो उपकरण है इनको हम घर में खाली पड़ी जगह पर कहीं पर भी लगा सकते हैं।
इनका जीवन काल कितना होता है, यानी ये सोलर उपकरण कितने लंबे समय तक ये काम में आते रहते हैं या कब तक ये ख़राब नहीं होते, तो 15 से 20 साल का समय इनका जीवन काल रहता है। पृथ्वी पर जीवन का स्रोत क्या है? सूर्य है पृथ्वी पर जीवन का स्रोत, क्योंकि सनलाइट के साथ ही धरती को जीवन मिलता है। पेड़ पौधों को आप भी साइंस में भी पढ़ते होंगे। भारत में प्रतिदिन लगभग कितने घंटे धूप निकलती है? जी हाँ, 2300 से 3200 घंटे भारत में लगभग धूप निकल आती है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और मौसम किसके कारण बदलते हैं? यानी धरती पर जो वेदर चेंज होता है, जल पानी में चेंज होता है, वायु परिवर्तन होता है, जलवायु, ये किसके कारण है? ये सोलर एनर्जी के कारण है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य की रेज ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी रहती है, और जहाँ पर कम पड़ती हैं वहाँ पर वेदर ठंडा रहता है। यही कारण है कि हिली एरियाज़ में थोड़ा मौसम ठंडा रहता है। जैसे हम पंजाब में, हरियाणा में रहते हैं, ये प्लेन्स जगह है, यहाँ पर सूर्य की रेज अच्छी मात्रा में हमें मिल जाती हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न बच्चे, सौर ऊर्जा की कुछ विशेषताएं। हाँ जी, इसकी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या क्या थी? एक तो ये अक्षुण्ण है, यानी कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरा, ये अत्यधिक विस्तारित है, यानी हर जगह पर इसका फैलाव है। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर सूर्य की रेज नहीं जाती। और लास्ट वन, ये कभी भी प्रदूषण नहीं करता, यानी इसके साथ कभी धरती पर किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं फैलता। भारत में साल भर में लगभग कितने दिन हमें पर्याप्त धूप मिल जाती है? हाँ जी, साल के दिन होते हैं 365, और 250 से लेकर 300 दिन ऐसे होते हैं भारत में जब मौसम साफ़ होने के कारण हमें पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है। सिर्फ रेनी सीजन को निकाल दें या फिर सर्दियों का ऐसा मौसम जब ज़्यादा सर्दी होने के कारण धूप नहीं खिलती, सूर्य दिखाई नहीं देता, तब ही सिर्फ ऐसा मौसम रहता है जब हमें धूप नहीं मिलती। सौर ऊर्जा हमें किन किन रूपों में प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा हमें किन किन रूपों में प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा के हमें 2 रूपों में प्राप्त होती है। पहली बात तो सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, दूसरी बात हमें इससे एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए। लाइट तो हमें घर में जो हम इलेक्ट्रिकल ये बल्ब लगा रखे हैं ना, ट्यूब लगाते हैं, कोई भी ऐसा सोर्स लगाया हुआ है, तो लाइट तो हमें प्रकाश तो उनसे भी मिल जाता है, लेकिन इनसे हमें गर्मी नहीं मिलती। लेकिन जो गर्मी देने वाले साधन हैं उनसे हमें लाइट नहीं मिलती। लाइक हम लोग अपने रूम में हीटर लगा लें कि हमें ठंडक ना लगे, गर्मी मिलती रहे, तो अब हीटर की लाइट में हम लोग अपना काम नहीं कर सकते। लेकिन सूरज एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें प्रकाश भी मिलता है और गर्मी भी मिलती है। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं क्यों है? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय इलाका है। इसका मतलब क्या है कि सागर के, महासागरों के आसपास होने के कारण जो भारत की जलवायु है वह थोड़ी गर्म है। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। तो गर्म इलाका होने के कारण बाकी देशों के मुकाबले इसका मौसम अच्छा रहता है, जिसके कारण सूरज भी जहाँ पर अच्छी तरीके से चमकता है और हमें पर्याप्त मात्रा में धूप मिल जाती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 365 दिनों में 250 से लेकर 300 दिन ऐसे होते हैं जब हमें सूरज की किरणें बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। भारत के कौन कौन से राज्यों में सौर ऊर्जा बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है? इसके लिए बेटा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं भारत के जहाँ पर सूरज की रेज बहुत आसानी से और बहुत अच्छी मात्रा में हम लोग सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से हम लोग इकट्ठी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इलाकों के, आपके राज्यों के नाम है। मध्य प्रदेश में उत्पन्न सौर ऊर्जा से क्या क्या काम हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में जो सोलर एनर्जी वो लोग बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ दिल्ली की मेट्रो, DMRC की मेट्रो चलने लगी है। ये दिल्ली मेट्रो किसके साथ चल रही है? मध्य प्रदेश में जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि दिल्ली मेट्रो परिचालित होने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मध्य प्रदेश से उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा का। तो बेटा ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जिनको मैंने पाठ में से निकाला है, डिस्कस किया है, ताकि आप लोग पेपरों की अच्छी तैयारी कर सकें और अपने डाउट्स को और अच्छे तरीके से निकाल सकें। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, सुनिए और अपनी तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।